हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकेश यादव और आज मैं आपके लिए लाया हूं 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 2021 मैट्रिक एग्ज़ाम बोर्ड में आपके बहुत सहायक होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो सिर्फ क्लास 10 के लिए है और जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिट्टी लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निर्गत किरण। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको 3 सेकंड मिलेंगे इसके जवाब के लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्गत कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान sin i/sin r होता है, जिसे म्यू बराबर म्यू से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सुस्पष्ट के लिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दिया हुआ 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। यहाँ पे होगा 2.25 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दूर वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। यहाँ पे ऑप्शन ए है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूर वाली वस्तु है, यहाँ पे दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। यहाँ पे दूर वाली वस्तु है इसीलिए दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। अगर यहाँ पे रहता दूर दृष्टि दोष, अगर दूर दृष्टि दोष रहता, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष वाली आँखें, अगर दोष वाली आँखें रहता तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुओं को हो जाता है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? हम जानते हैं कि प्रिज्म में विबग्योर बनता है। विबग्योर जो ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे आता है और यहाँ से झुकता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से झुकता है, ऐसे करके साथ होता है। यहाँ पे विबग्योर बनता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा झुकाव होगा बैगनी का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे पूछेगा स्पेक्ट्रम में कौन सा सबसे कम झुकाव होता है, तो हो जाएगा लाल का सबसे कम झुकाव होता है। यहाँ पे पूछ रहा है अधिक झुकाव, इसीलिए यहाँ पे बैगनी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्हित नहीं होता है। धन और ऋण चिन्हित नहीं होता है। इसमें आप एमीटर दिया हुआ है, वोल्ट मीटर है, कुंडली है विद्युत सेल में। यहाँ पे विद्युत सेल में, एमीटर में और वोल्टामीटर में या वोल्ट मीटर में प्लस माइनस का सिंबल होता है। कुंडली में प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे दो प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध ऐसे होता है ना, यहाँ पे दो ऐसे प्रतिरोध दिया हुआ है समांतर क्रम श्रेणी क्रम में। यहाँ पे इसका 10 है और यहाँ पे इसका 20 है। हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जब जुड़ा होता है तो R बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 जोड़ दीजिए
यानी 20 और 10 30, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है 12, भी बराबर 12, भी बराबर 12 दिया हुआ है, और क्यू बराबर 2 कूलम्ब दिया हुआ है 2। यहाँ पे एक फार्मूला होता है W बराबर वी क्यू, W बराबर वी क्यू, W बराबर वी क्यू। फार्मूला रट लीजिए दोस्तों, फार्मूला अगर कॉन्सेप्ट में रहेगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा। W बराबर वी क्यू होता है, यहाँ पे W यहाँ पे वर्क हो गया, और V हो गया 12 इंटू 12 इंटू 2, यानी हो गया 12 दूना 24, इसीलिए यहाँ पे 24 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला रट लीजिए, फार्मूला बहुत पूछता है एग्जाम में। विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर नहीं, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तभी जब धारा उधर से तेज आता है तो यह गल जाता है, विद्युत फ्यूज गल जाता है और नीचे गिर जाता है और उसका परिपथ भंग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही चुंबक के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, वह विद्युत चुम्बक बन जाता है। दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा। जब किसी धारावाही नरम लोहे को कुंडली में गर्भ में रखा जाता है तो विद्युत चुम्बक की तरह कार्य करता है, वो उसमें भी चुंबकत्व गुण आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, ये तो आपको रटना पड़ेगा ये भाई। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। जल में होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2+O2 मुक्त होता है। तो H और O आयनों का अनुपात, यहाँ पे देखिए जब जल का विघटन होता है तो H2+O2, जब H2+O2 मुक्त होता है यानी H2O होता है, वो पहले तो H2O होता है। यहाँ पे देखिए H2O, H2O, यहाँ पे देखिए H का परमाणु कितना है 2, ऑक्सीजन का 1, यहाँ पे हो जाएगा 2:1, यानी 2:1। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन सी टिक कर दीजिए। भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, रासायनिक समीकरण Fe+H2O, Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल के अणुओं की संख्या होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संतुलित करना पड़ेगा आपको। Fe यहाँ पे कितना है 1 है, और Fe यहाँ पे कितना है 3 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए Fe का परमाणु यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे हम 3 लगा दें 3, तो देखिए 3Fe हो गया, यहाँ पे भी 3Fe होगा। H2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी H2 है, लेकिन यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे O4 है, O4 है। अगर यहाँ पे हम 4 लगा दें, यहाँ पे 4 लगा दें तो यहाँ पे क्या होगा 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी 4 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 4 लगा देते हैं। देखिए संतुलित हो गया। 3Fe यहाँ पे भी है, 3Fe यहाँ पे भी है, 4 दूना 8,
H2 यहाँ पे भी है और 4O देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन का 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है संतुलित करने पर जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या क्या था 4 लगाए थे यहाँ पे 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 पर टिक कर दीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। जब सोडियम क्लोराइड का जलीय प्रवाहित होता है तो इसको क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, लेकिन सभी को द्वितीय विस्थापन में कटर मार्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लोर क्षार अभिक्रिया होगा, ऑप्शन डी। चीनी का आणविक सूत्र, ये तो आपको सब पता होगा, चीनी का आणविक सूत्र C12H22O11, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। हमारे शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है। 7 से 7.8 के अंदर कार्य करता है दोस्तों, ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जाता है। यहाँ पे लिथियम को चाकू से काटा जाता है। यहाँ पे कॉपर, कैल्शियम, आयरन तो चाकू से कटेगा नहीं। कॉपर के तार देखे हैं, वो कटता नहीं है, उसके लिए पिलास लाना पड़ता है कॉपर वायर को काटने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन आणविक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CaCl2। यहाँ पे यह एक आयनिक यौगिक है। देखिए कार्बन का मतलब CH4 जो है मीथेन है, ये कार्बन के है, यह एक सहसंयोज बनाता है। NH3 ये भी है सहसंयोज, CO2 भी सहसंयोज बनाता है, लेकिन CaCl2 जो है वो सहसंयोजी नहीं बनाता है, यह एक आयनिक यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। यहाँ पे हो जाएगा Sb हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा Sb। यहाँ पे Sb बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। Sb यानी बिस्मत का Sb होता है, इंडिकेट करता है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संशोधन किसने किया था। प्राथमिक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संशोधन किसने किया था। प्राथमिक यौगिक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण बर्जीलियस का शिष्य बोहलर ने किया था 1915 ईस्वी में। इसे याद कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है। बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत भी दिया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्राकृतिक मतलब बहुत एनर्जी से तोड़ा जाता है, लेकिन बोहलर ने उसे गलत साबित कर दिया और प्रयोगशाला में ही एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया, जिससे बर्जीलियस का जीवन शक्ति का सिद्धांत काम नहीं किया, वहाँ पे वो गलत साबित हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इथाइन हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ गर्म करने पर इथाइन बनता है। यहाँ पे देखिए मेरा इथाइन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समअवयवी है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखिए, C2H5OH, यहाँ पे देखिए इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पे भी देखिए CH3OCH3, यहाँ पे देखिए C यहाँ पे कितना है 1 2, यहाँ पे C कितना है 2, यहाँ पे H देखिए 3 3 6 है, यहाँ पे 5 1 6 है, यहाँ पे O1 है, यहाँ पे भी O1 है, यानी ये दोनों समअवयवी है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, वर्ग 1 के तत्व हैं। वर्ग 1 के तत्व है क्षार धातुएं। वर्ग 1 के तत्व है क्षार धातुएं और वर्ग 2 के
क्षार मृदा धातु होते हैं। याद कर लीजिएगा दोनों, वर्ग 1 के क्षार धातु और वर्ग 2 के क्षार मृदा धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधे में श्वसन क्रिया अंतर्ग्रहण एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ए सही हो जाएगा, 30.5 किलो जूल पर मोल इसका राइट आंसर है। अगर आपको याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक में है, याद कर लीजिएगा उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के चलते हैं। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन डाल दिया, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? चलिए क्वेश्चन हो चुका है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र अगला वीडियो में है, फर्स्ट पार्ट में मैंने कराया था। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में होता है, कॉकरोच में और तितली में दोनों में होता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया लार आना, रक्तदान आना, हृदय गति, ये सब अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह प्रतिवर्ती क्रिया इनमें से सभी है, इनमें से किसी पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क के गुहा में। यहाँ पे देखिए सेरिबेलम, ये मस्तिष्क के दोनों भाग हैं, ये दोनों हो ही नहीं सकते हैं, ये मस्तिष्क के कोई भाग हैं, लेकिन मस्तिष्क गुहा में एक जगह है, इसीलिए यहाँ पे मस्तिष्क गुहा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जो पूरे शरीर में फैला रहता है, जिसे नस कहते हैं, नस वेनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में होता है। अगला वीडियो में कराया था मैंने आपको, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, फूल में नर जनन अंग होते हैं। फूल में नर जनन अंग होते हैं पुंकेसर। पुंकेसर को फूल का नर जनन अंग कहते हैं। मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहते हैं, ऑप्शन ए। और बाकी दो बचते हैं, बाकी एक जोड़ा वन बचते, वन वो होता है मतलब जनन क्रोमोसोम, जनन ग्रंथि जिसे कहते हैं, ये इसमें ऑटोसोम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, समजात अंग है। पक्षी और चमगादड़ के पंख है समजात अंग है, यहाँ पे समजात अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक परमाणु में ओजोन की संख्या 3 होती है। O3 से बनता है, यहाँ पे देखिए O2 + O होता है, यहाँ पे रिएक्शन करता है तो O3 बनता है। O3 बन के अथी होता है, पराबैंगनी किरणें यहाँ पे होता है, पराबैंगनी किरणें से रिएक्शन करके बनाता है O3। पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में, जल वाहन में सभी में होता है पेट्रोलियम का प्रयोग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कोयला का मुख्य स्रोत है। कोयला का मुख्य स्रोत जलीय जीव, चट्टान। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है, यहाँ पे सब कोई मारेंगे यहाँ पे, इनमें सभी, लेकिन इनमें सभी नहीं होगा, यहाँ पे पौधा होगा। कोयला का मुख्य स्रोत पौधा है। जलीय जीव से तो पेट्रोलियम निकलता है चट्टान से, लेकिन पौधा से कोयला निकलता है।
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मेरा लेक्चर समाप्त हुआ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं चैप्टर वाइज अब से लाऊँगा। चैप्टर वाइज पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का लाऊंगा, पूरा सब्जेक्ट का लाऊंगा क्लास 10th का। इसीलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स को भी अपने बता दें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का चल रहा है। कुछ देर में लाइव भी मैं आऊँगा, लाइव भी पढ़ाऊँगा, लाइव टेस्ट भी लूँगा। इसी चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।